हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 ज्योग्राफी यूनिट 1। जिन भी स्टूडेंट्स का मेजर पेपर में ज्योग्राफी है, आज का इस क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में भी पूरा टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। करीब 3 टॉपिक आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। पहला आपका टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण भूगोल का अर्थ, और दूसरा रहने वाला है पर्यावरणीय भूगोल का अवधारणा, और तीसरा रहने वाला है पर्यावरणीय क्षरण। ये 3 टॉपिक हम आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। बाकी यूनिट 1 में जितना भी और टॉपिक दिया गया है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ज्योग्राफी का पूरा क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब जाकर के चेक करेंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे पूरा दिया गया है। तो चलिए आज के इस क्लास को यूनिट 1 को शुरू करते हैं। आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पहला टॉपिक आपको समझना है पर्यावरणीय भूगोल का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में आपको समझना है सबसे पहले। तो इसका मतलब क्या होता है? पर्यावरणीय भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि पर्यावरणीय भूगोल का मतलब होता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो रिश्ता होता है, इस रिश्ता को समझने के लिए जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसी को हम पर्यावरणीय भूगोल बोलते हैं। इसमें कुछ बात का ध्यान रखा जाता है, जो कि आपका पहला दिया गया है, प्रकृति मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है, यानी प्रकृति कैसे मानव जीवन को प्रभावित करती है। और दूसरा बात यहाँ पे लिखा गया है कि मानव गतिविधि पर्यावरण को कैसे बदलती है, यानी इसका कहने का मतलब है कि प्रकृति कैसे मानव को प्रभावित करती है और मानव कैसे प्रकृति को प्रभावित करती है, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं ये प्रकृति मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि अगर अच्छी बारिश होगी तो खेती भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो बारिश है, बारिश क्या है? ये है प्रकृति। अगर अच्छा से बारिश होगा तो क्या होगा कि खेती अच्छे तरीके से होगा। तो ये बारिश क्या करती है कि मानव जीवन को प्रभावित करती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम बाढ़ का। बाढ़ अगर आएगा तो लोगों को परेशानी होगा, पूरा खेती डूब जाएगा, खेत डूब जाएगा, घर डूबेगा, अनाज का नुकसान होगा, घर द्वार का नुकसान होगा, बहुत सारा नुकसान होता है बाढ़ में। तो बाढ़ क्या है? ये भी प्रकृति ही है। जब ये आता है तो मानव जीवन को प्रभावित कर देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है मानव गतिविधि पर्यावरण को कैसे बदलती है। तो मानव गतिविधि का हम एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं तो उस फैक्ट्री में से कुछ गंदा हवा भी निकलता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आप क्या करते हैं? पानी में फेंक देते हैं। गंदा पानी जो निकलता है वो समुद्र में, नदी में बहा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो हवा और पानी दोनों प्रदूषित हो जाता है। यानी इसमें क्या कहने का मतलब है कि आप फैक्ट्री लगाए, तो फैक्ट्री लगाए एग्जाम्पल हो गया आपका मानव गतिविधि। मानव गतिविधि तो हो गया, लेकिन उससे नुकसान किसको हुआ? उससे नुकसान हो गया पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो गया तो ये नुकसान इंसान के द्वारा ही किया गया। तो मानव गतिविधि भी पर्यावरण को क्या करती है? बदल करके रख देती है, प्रभावित करती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया है कुछ डेफिनेशन। पर्यावरण भूगोल यह बताता है कि मानव और प्रकृति एक दूसरे पर कैसे निर्भर है और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और डेफिनेशन दिया गया है। तो पर्यावरणीय भूगोल वह अध्ययन है जिसमें मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंततः क्रिया का विश्लेषण किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इंसान और उसके आसपास की जो भी प्रकृति है, जैसे कि पेड़, पानी, हवा, जमीन, एक दूसरे पर क्या करती है? असर डालती है। उसी का अध्ययन पर्यावरणीय भूगोल कहलाता है। अंततः क्रिया का क्या मतलब है? अंततः क्रिया का मतलब होता है कि दोनों का एक दूसरे पर असर डालना। प्रकृति इंसान पर असर डालती है और इंसान प्रकृति पर असर डालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर बारिश ज़्यादा हो तो फसल भी अच्छी होती है। तो यहाँ इस कहने का मतलब है कि प्रकृति इंसान को प्रभावित कर रही है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर फैक्ट्री लगाई जाएगी तो हवा प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इंसान पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आपको समझना है पर्यावरण की अवधारणा। इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण उन सभी जैविक और अजैविक तत्वों का समुच्चय है जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं।
यानी इसका कहने का मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हम देखते हैं, जैसे कि हवा, पानी, ज़मीन, पेड़ पौधा, जानवर, इंसान या फिर समाज, तो इन सब को मिलाकर के बनाया जाता है पर्यावरण। यानी जो भी हम आसपास चीज़ देखते हैं, जीवित हो या अजीवित हो, तो वो सभी मिलकर के बनता है पर्यावरण। जैविक का मतलब है जीवित और अजैविक का मतलब है जो चीज़ जीवित नहीं है। तो यानी जो चीज़ हमारे जीवन को प्रभावित करती है वही पर्यावरण कहलाती है। तो हमारे आसपास की सभी प्रकृति और मानवीय चीज़ें मिलकर के पर्यावरण बनती है। तो अब आपको समझना है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के 3 घटक है। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक और तीसरा है मानवीय पर्यावरण। तो सबसे पहले आपको समझना है भौतिक पर्यावरण के बारे में। तो भौतिक पर्यावरण हम उसको कहते हैं, भौतिक पर्यावरण का मतलब होता है कि प्रकृति की चीज़ें जो जीवित नहीं होती है उसको हम बोलते हैं भौतिक पर्यावरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए भूमि, जल, वायु और जलवायु, ये कुछ 4 एग्जाम्पल दिया गया है भौतिक पर्यावरण का जो कि जीवित नहीं होता है। अब अगला है आपका जैविक पर्यावरण। तो इसका मतलब है कि सभी जीवित चीज़ें जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी सभी जीवित चीज़ें हैं उसको हम बोलते हैं जैविक पर्यावरण, जैसे कि वनस्पति, पशु, सूक्ष्म जीव या फिर इंसान। अब तीसरा आपको दिया गया है मानवीय पर्यावरण। इसका मतलब है कि इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ें, जो भी इंसान द्वारा बनाया गया चीज़ है उसको हम बोलते हैं मानवीय पर्यावरण। फॉर एग्जाम्पल के लिए समाज, संस्कृति या फिर आर्थिक गतिविधियाँ या फिर उद्योग या फिर शहर। अगला पॉइंट आपको समझना है पर्यावरणीय भूगोल की अवधारणा के बारे में, जिसमें आपको समझना है कि पर्यावरणीय भूगोल की मुख्य अवधारणा यह है कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है सतत विकास की कुंजी है। इसका कहने का मतलब है कि इंसान और प्रकृति के बीच सही संतुलन बनाकर रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर इंसान प्रकृति को ज़्यादा नुकसान करेगा तो इंसान का ही नुकसान होगा। तो एक डायलॉग आप सुने ही होंगे कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी पड़ेगा। यानी अगर आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका भी नुकसान होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बना करके रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे दिया गया है मुख्य अवधारणा। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे लिखा गया है संतुलन। तो संतुलन का यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे संतुलन का मतलब है कि जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना है। फॉर एग्जांपल के लिए कि ज़रूरत के अनुसार ही अगर पेड़ काटा जाए, जितना ज़रूरत हो आपको उतना ही अगर आप पेड़ काटेंगे तो ये ठीक ठाक है, उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पेड़ काटने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि बाढ़ आएगा, गर्मी बढ़ेगा, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ऑक्सीजन का भी कमी होने लग जाएगा। मतलब संतुलन बिगड़ेगा तो फिर समस्या भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए संतुलन बना करके रखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है मानव पर्यावरण संबंध। इसका मतलब है कि इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर होता है। कैसे निर्भर होता है? तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे कि ये मान लेते हैं हम भोजन की बात करें, अगर हम खाना की बात करें तो खाना हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन और पौधा से ही खाना हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या है कि खाना हमको मिल रहा है। खाना किसको मिल रहा है? इंसान को मिल रहा है। लेकिन ये मिल कहाँ से रहा है? तो प्रकृति से ही मिल रहा है। तो इंसान प्रकृति पे निर्भर तो होता है। अगर आपको पानी चाहिए तो आपको पानी नदी या फिर बारिश से मिलेगा। तो आप प्रकृति पे डिपेंड होते हैं। तो बिना प्रकृति के इंसान जी नहीं सकता है। बिना फ़ोन के आप जी सकते हैं लेकिन प्रकृति के बिना नहीं जी सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है कि नदी किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। आप हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। तो पुराने समय में लोग क्या करते थे कि नदी के पास ही रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि पानी पीने का जो पानी है वो नदी के पास से उनको मिल जाता था, खेती भी आसानी से हो जाता था और वहाँ से यात्रा करना भी आसान हो जाता था। इसीलिए बड़ी बड़ी सभ्यता जो है नदी किनारे ही बनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंधु नदी, नील नदी, मतलब प्रकृति ने इंसान की जिंदगी आसान बनाई है। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय संतुलन। इसका कहने का मतलब है कि जब प्रकृति की सभी चीज़ें सही मात्रा में और सही तरीके से चलती रहती है तो उसे हम कहते हैं पर्यावरण संतुलन। यानी पेड़ अगर सही मात्रा में लगाया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बारिश भी अगर सही मात्रा में होगा तो खेती में भी कोई नुकसान नहीं होगा। जानवर और इंसान के बीच भी संतुलन बना करके रखना जरूरी होता है, तब प्रकृति ठीक रहती है और लोगों को परेशानी भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है
तो एग्जाम्पल दिया गया है वन कटाव से वर्षा कम होती है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो आपको नुकसान होगा ही, पेड़ का भी कमी हो जाएगा और बादल भी कम बनेगा, बारिश भी कम होगा, मतलब संतुलन बिगड़ जाएगा। तो अधिक वर्षा से बाढ़ की भी समस्या होती है। ज़्यादा बारिश होगा तो नदी भी भर जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो लोग क्या होंगे, लोग इससे होंगे परेशान, क्योंकि उनका जीवन नष्ट होने लगेगा इन सभी समस्याओं के वजह से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे संतुलन बिगड़ने लग जाता है। इसलिए इन सभी के बीच में बैलेंस बना करके रखना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट आपको दिया गया है पर्यावरणीय समस्या। इसका कहने का मतलब है कि जब पर्यावरण ज़्यादा खराब हो जाता है तो बड़ी बड़ी समस्या पैदा होने लग जाती है, जिसमें से कि पहला समस्या का नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। इसका नाम आप सभी भी सुने होंगे। तो जब पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा दिया गया है जलवायु परिवर्तन, मौसम का अचानक बदलना यानी जलवायु में परिवर्तन आना। तो तीसरा दिया गया ओजोन परत का क्षरण, मतलब जब सूरज की खतरनाक किरणें पृथ्वी पे आने लगती है ज़्यादा क्वांटिटी में तो ओजोन परत का क्षरण होना शुरू हो जाता है, यानी डिप्लेशन होना शुरू हो जाता है। अब लास्ट आपको दिया गया है जैविक विविधता का ह्रास, मतलब जानवर और पौधे खत्म होने लग जाते हैं तो जैविक विविधता का ह्रास होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी समस्या झेलना पड़ता है। अगला उदाहरण आपको दिया गया है हिमालय ग्लेशियर का पिघलना, मतलब जब तापमान बढ़ने लग जाता है तो हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लग जाते हैं। और महानगरों में बढ़ता तापमान, इसका कहने का मतलब है कि पेड़ कम होने लग जाता है और कंक्रीट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो शहरों में क्या होती है कि गर्मी बढ़ने लग जाती है। पेड़ की क्वांटिटी अगर कमेगा तो गर्मी बढ़ेगा, तापमान बढ़ने लग जाता है पृथ्वी पे। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है मानव द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तन। इसका कहने का मतलब है कि इंसान अपनी गतिविधि से प्रकृति को बदल देता है। पहले प्रकृति क्या था, पहले प्रकृति साफ और संतुलित रहती थी, लेकिन अब इंसान की वजह से पर्यावरण बदल रहा है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है इंसान की वजह से ही। और इंसान ही क्या कर रहा है, पर्यावरण को बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है उद्योग से वायु प्रदूषण। इसका कहने का मतलब है कि फैक्ट्री से क्या होता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है और धुआं क्या करता है, वो जाकर के हवा में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हवा खराब होने लग जाए तो वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है रासायनिक खाद से मृदा प्रदूषण। इसका कहने का मतलब है कि खेत में ज़्यादा केमिकल अगर हम डालते हैं तो इससे क्या होता है कि मिट्टी खराब हो जाता है, और मिट्टी खराब होगा तो मृदा प्रदूषण भी बढ़ेगा। और तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है शहरीकरण से हरित क्षेत्र कम होना। इसका कहने का मतलब है कि जब हम मकान बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, पेड़ काटकर हम मकान बनाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हरियाली की भी कमी हो जाती है। हरियाली की कमी होगी तो गर्मी भी बढ़ेगी। मतलब इंसान क्या कर रहा है, पर्यावरण को बदल रहा है। मानव गतिविधि की वजह से इंसान क्या कर रहा है, मानव गतिविधि क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है आपका पर्यावरणीय भूगोल का महत्व, यानी इसका कहने का मतलब है कि पर्यावरणीय भूगोल पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है। पॉइंट वाइज दिया गया है, आपको याद रख लेना है। एग्जाम में भी ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, लेकिन इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा आपको देना होगा। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक। इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल के लिए संसाधन का मतलब होता है कि संसाधन का अगर हम आपको एग्जांपल दें तो पानी, पेड़, जमीन, हवा, ये सब क्या है, ये सब संसाधन है। तो ये सब हमें कहाँ से मिलती है, ये सब हमें मिलती है प्रकृति से। ये सब क्या है, प्रकृति की ही चीज़ें हैं। तो पर्यावरण भूगोल हमें सिखाता है कि पानी बर्बाद मत करो, पेड़ काटो तो नए लगाओ ताकि प्रकृति बची रहे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरणीय समस्या की समझ विकसित करता है। तो हमें पर्यावरणीय भूगोल से यह पता चलता है कि प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो आखिर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, बाढ़ आ रहा है या फिर सूखा पड़ रहा है तो ये सब क्यों आता है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर हमें पर्यावरणीय भूगोल को अध्ययन करके पता चलता है, यानी समस्या का कारण समझ में आता है। तो ये समस्या का कारण समझने में मदद करता है पर्यावरणीय भूगोल। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें इन सभी के कारण का आंसर मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इसका कहने का मतलब क्या है, सतत विकास का कहने का मतलब है कि प्रकृति को नुकसान दिए बिना विकास करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोलर ऊर्जा का उपयोग करना,
दूसरा एग्जाम्पल दे तो पेड़ बचा करके शहर बनाना, शहर भी बनाना है लेकिन पेड़ भी बचाना है। मतलब विकास ऐसा करो कि नुकसान प्रकृति को न पहुँचे, प्रकृति भी बची रहे और विकास भी हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाने में सहायक का कहने का मतलब है कि जब पर्यावरण अच्छा रहेगा, हवा साफ होगा, पानी भी साफ होगा, तो लोग क्या होंगे, लोग भी स्वस्थ रहेंगे, यानी इंसान की ज़िंदगी बेहतर होगी। अगर प्रकृति साफ सुथरा होगा तो इंसान का ज़िंदगी भी बेहतर होगा। इसीलिए प्रकृति और मानव जीवन दोनों को संतुलित में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोनों को बैलेंस बना करके रखना पड़ता है आपस में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट आपको समझना है कि पर्यावरणीय क्षरण का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में आपको समझना है। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है कि जब प्रकृति खराब होने लगे तो उसे हम पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं। यानी जब हवा गंदा हो जाए, पानी गंदा हो जाए और ज़मीन भी खराब हो जाए, यानी खेती बाड़ी करने लायक ज़मीन भी न बचे और पेड़ पौधा और जानवर भी कम होने लग जाए, विलुप्त होने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। पर्यावरण का नुकसान हो रहा है मतलब पर्यावरणीय क्षरण शुरू हो चुका है। तो पर्यावरणीय क्षरण का अर्थ है पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आना, जिससे प्रकृति संसाधनों की उत्पादकता घटती है और मानव जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब हवा गंदा होने लग जाएगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हवा गंदा होने लग जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा अगर इंसान को, तो इंसान जीवित भी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मानव जीवन का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानव जीवन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको और दिया गया है कि जब मानव की गतिविधियाँ या प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण असंतुलित हो जाए और उसकी उपयोगिता कम हो जाए तो उसे पर्यावरणीय क्षरण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं कि अगर आप फैक्ट्री लगाते हैं तो इससे क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, यानी हवा बहुत ज़्यादा गंदी होने लग जाएगी, तो पर्यावरण क्षरण यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं पेड़ काटना, पेड़ कटेगा तो गर्मी बढ़ेगा, बारिश भी कम होगा, तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण खराब होगा। पर्यावरण खराब होगा मतलब पर्यावरण का क्षरण शुरू हो जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल देते हैं कि गंदा पानी, अगर गंदा पानी नदी में अगर डाल दिया जाए तो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। पीने लायक पानी नहीं बचेगा तो मतलब है कि पर्यावरण खराब हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण शुरू हो चुका है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे भी एक और दिया गया है कि पर्यावरणीय क्षरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भूमि, जल, वायु, वन और जैव विविधता का ह्रास होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वनों की कटाई, यानी पर्यावरणीय क्षरण के कुछ प्रमुख कारण भी है, ये आपको याद रखना है, इसका कारण भी आपको याद रखना है। तो पहला कारण दिया गया है वनों की कटाई, यानी डिफॉरेस्टेशन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है जनसंख्या वृद्धि। तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लोग होंगे, वनों की कटाई में लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा अगर लोग होंगे तो ज़्यादा घर का डिमांड होगा, तो ज़्यादा लकड़ी काटा जाएगा, ज़्यादा घर बनाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि खेती, लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खेती का भी डिमांड बढ़ेगा, ज़्यादा खेती भी होगा, सड़क भी ज़्यादा बनेगा, फैक्ट्री भी ज़्यादा लगाया जाएगा। तो इसीलिए पेड़ काटा जाता है ताकि इन सभी चीज़ों में पेड़ का उपयोग हो सके। तो पेड़ काटने से क्या होता है कि बारिश कम होता है, गर्मी ज़्यादा हो जाता है, बाढ़ की समस्या आने लग जाती है। अब दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है कृषि विस्तार। तीसरा दिया गया है यहाँ पे सड़क, बांध एवं उद्योग, इन सभी चीज़ को बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है अमेजन वर्षा वन का कटाव। तो इससे क्या होता है, जो अमेजन जंगल है उसको काटने से क्या हुआ कि मौसम में बदलाव आने लग गया था। तो इससे क्या होता है कि वर्षा चक्र प्रभावित होता है, जंगल को काटने से वर्षा चक्र प्रभावित होता है। तो चलिए अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया गया है जनसंख्या वृद्धि। इसका मतलब है कि अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ज़रूरत भी ज़्यादा होगा। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो पानी ज़्यादा चाहिए होगा, घर भी ज़्यादा चाहिए होगा, नौकरी भी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन कम पड़ जाता है, गंदगी और प्रदूषण भी बढ़ता है। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो गंदगी प्रदूषण बढ़ेगा ही। झुग्गी झोपड़ी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। तो शहरों में ये चीज़ आप देखे भी होंगे कि झुग्गी झोपड़ी शहरों में बहुत आपको देखने को
मिला होगा। तो अगला पॉइंट आपको पढ़ना है औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री क्या करती है कि धुआं छोड़ती है और गंदा पानी नदी में डालती है। तो इससे क्या होता है कि हवा भी खराब होता है और पानी भी गंदा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गंगा और यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ चुका है। तो ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि शहर बनते हैं तो क्या होता है, पेड़ काटा जाता है, कंक्रीट की बिल्डिंग बनाई जाती है। इससे क्या होता है कि हरियाली में कमी आती है और गर्मी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पेड़ काटा जाएगा तो गर्मी बढ़ेगा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि दिल्ली में बढ़ता हुआ तापमान, दिल्ली में क्या है कि तापमान बढ़ता जा रहा है। अब अगला पॉइंट है कृषि में रासायनिक पदार्थों का उपयोग यानी किसान ज़्यादा खाद और दवा डालते हैं, कहाँ, खेत में डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी खराब होता है, ज़मीन की ताकत भी कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पंजाब और हरियाणा में मृदा प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि खाद का उपयोग वहाँ ज़्यादा होने लग गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको पढ़ना है पर्यावरणीय क्षरण के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं यानी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो पर्यावरण किस किस तरीके से खराब होता है ये आपको जानना है, जिसमें से पहला कारण आपको दिया गया है भूमि क्षरण। भूमि क्षरण का मतलब क्या होता है? भूमि क्षरण का मतलब होता है कि जब जमीन की ताकत कम होने लग जाती है तो उसी को हम बोलते हैं भूमि क्षरण। तो कैसे ताकत कम होने लग जाता है तो ये भी आपको जानना है कि जब मिट्टी बहने लग जाती है तो इससे क्या होता है कि मृदा अपरदन होता है। जमीन सूख करके जब रेगिस्तान में बदल जाता है तो उसको हम मरुस्थलीकरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ रहा है, मतलब खेती करना वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। अगला पॉइंट आपको दिया गया है जल क्षरण। जल क्षरण का मतलब है कि जब पानी गंदा या कम हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं जल क्षरण। जल क्षरण होना शुरू यहीं से हो जाता है, जब पानी गंदा हो जाए और पानी का क्वांटिटी कम जाता है। तो ये कैसे होता है? तो नदी में अगर गंदगी ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है कि जल प्रदूषण होने लग जाता है। ज़मीन के नीचे अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा कि भूजल गिरने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि चेन्नई में पानी की कमी होने लग गई, मतलब पीने का पानी नहीं मिलता है, चेन्नई में बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपको दिया गया है वायु क्षरण। तो इसका मतलब होता है कि जब हवा में धुआं, धूल और जहरीली गैस भर जाए तो वायु क्षरण होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जैसे कि महानगरों में स्मॉग का मतलब होता है धुंध प्लस धुआं को मिलाकर के स्मॉग हम बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि सांस लेने में परेशानी बढ़ जाता है। जब वायु क्षरण होना शुरू हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। अगला पॉइंट आपको दिया गया जैव विविधता क्षरण। इसका मतलब है कि जानवर और पौधे जब कम होने लग जाते हैं तो जैव विविधता का क्षरण होना शुरू हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कई प्रजाति ऐसी है जो कि अब आपको दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए डायनासोर्स पहले दिखाई देती थी, लेकिन अब डायनासोर्स की प्रजाति खत्म हो चुकी है, तो अब आपको ये चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपको समझना है पर्यावरणीय क्षरण के प्रभाव। तो इनके कुछ प्रभाव भी है जो कि आपको जानना है। जब पर्यावरण खराब होता है तो नुकसान भी होता है, जिसमें पहला पॉइंट आपको दिया गया है जलवायु परिवर्तन। इसमें क्या होता है कि मौसम बदलने लगता है, कभी ज़्यादा गर्मी होता है तो कभी ज़्यादा बारिश होने लग जाता है, तो इसी को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो ये सब प्रभाव होने लग जाता है पर्यावरणीय क्षरण की वजह से। दूसरा पॉइंट दिया गया प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, यानी कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखापन आ जाता है, तो कभी तूफान ज़्यादा आने लग जाता है, यानी प्राकृतिक आपदा में वृद्धि हो जाता है। तो किस वजह से होता है? पर्यावरणीय क्षरण के वजह से होता है। तो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है, यानी सांस की बीमारी शुरू हो जाती है। गंदे पानी से कई तरह की बीमारी होने लग जाती है इंसान को। अगला पॉइंट दिया गया खाद्य सुरक्षा को खतरा, यानी भोजन की कमी होना शुरू हो जाता है, फसल खराब होने लग जाती है, खेती भी बहुत मुश्किल से होने लगता है। अगला पॉइंट है आर्थिक अस्थिरता। इसका मतलब है कि किसान की आय कम हो जाती है और देश को नुकसान पहुंचता है। और एग्जाम्पल के लिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र का पानी बढ़ जाता है। अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र में पानी बढ़ जाता है, यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको समझना है पर्यावरणीय क्षरण रोकने के कुछ उपाय। तो क्या क्या उपाय है वो भी आपको जानना है। कारण जान लिए, आप कितने तरीके का क्षरण होता है वो भी जान लिए, अब आपको उपाय भी जानना है कि इसको रोका कैसे जाए। अगर नुकसान हो रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इसको रोकने का कोई सॉल्यूशन भी होता है, तो आपको सॉल्यूशन भी याद रखना है, जिसमें आपको पहला पॉइंट दिया गया है वनों का संरक्षण एवं वृक्षारोपण। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा पेड़ होगा
जितना ज़्यादा पेड़ होगा उतना पर्यावरण अच्छा रहेगा, यानी जितना ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे होगा? क्योंकि खाली जगह में पेड़ लगाना चाहिए आपको और जंगल को काटने से बचाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है सामाजिक वानिका। इसका मतलब होता है गांव और शहर में लोग मिलकर के पेड़ लगाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सामाजिक वानिका। और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि वन संरक्षण कानून। इसका मतलब है कि सरकार क्या करती है, सरकार कुछ नियम लगाती है जंगल पे ताकि जंगल सुरक्षित रहे। अगला पॉइंट आपको इसमें याद रखना है प्रदूषण नियंत्रण। दूसरा पॉइंट इसको दिया गया है प्रदूषण नियंत्रण। इसका मतलब है कि हवा, पानी और ज़मीन को गंदा होने से बचाना। तो जब हम ये चीज़ करते हैं तो प्रदूषण को हम नियंत्रण कर पाते हैं। तो फैक्ट्री में मशीन लगाई जाती है तो गंदा पानी साफ करके बाहर निकाला जाता है। इसी को हम बोलते हैं अपशिष्ट शोधन संयंत्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट शोधन संयंत्र। यानी कब हम इसको बोलेंगे? जब फैक्ट्री में मशीन लगती है और ऐसी मशीन लगाया जाता है फैक्ट्री में जो कि गंदा पानी को साफ करके बाहर निकालता है ताकि लोग जल प्रदूषण न हो। अब तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है सतत विकास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि विकास करो लेकिन प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसा विकास करो जिसमें प्रकृति को नुकसान न हो और विकास भी हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि ज़रूरत के हिसाब से संसाधन उपयोग करो, पानी और बिजली बचाओ ताकि आज भी आपका प्रेजेंट भी सुरक्षित रहे और फ्यूचर भी सुरक्षित रहे, यानी भविष्य भी सुरक्षित रहे और आज भी आप लोग फायदा में रहे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है जन जागरूकता। पॉइंट नंबर 4 दिया गया है जन जागरूकता। इसका मतलब होता है कि लोगों को पर्यावरण की जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करना। तो पर्यावरण शिक्षा का मतलब होता है कि स्कूल में लोगों को अगर जागरूक करना है तो कैसे जागरूक करेंगे? हम स्कूल में क्या करेंगे? पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे, इसको बचाना क्या है, इसका नुकसान कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाता है और लोगों को समझाना कि पेड़ बचाओ, पानी बचाओ ताकि भविष्य भी सुरक्षित रहे और प्रेजेंट भी सुरक्षित रहे। जब लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे पर्यावरण को बचाना कैसे है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा ही नहीं। तो आई होप कि आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आपको एक निष्कर्ष पढ़ना है जिसमें लिखा गया है कि पर्यावरणीय क्षरण मानव की अनियंत्रित गतिविधियों का परिणाम है। यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो मानव अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है। तो अगर आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो मानव जीवन की भी रक्षा होगी। अगर आप पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। तो आई होप कि आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब अगले क्लास में हम यूनिट 1 में जितना और टॉपिक बचा गया है वो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, यूनिट 1 से बचा हुआ टॉपिक। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।